आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 10 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो गाइस, यहाँ पे आर्टिकल 1 बात करता है कि इंडिया को हम दो नाम से जानते हैं। इंडिया को हम क्या बोलते हैं? इंडिया क्या है? इंडिया को हम भारत भी बोलते हैं। दूसरा, इंडिया जो है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब क्या है कि बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके इंडिया को बनाया है। मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक ही स्टेट है, नहीं, बहुत सारे स्टेट्स ने मिलके इंडिया को बनाया है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है कि अब हम अपने इंडिया के अंदर किस किस को इंक्लूड करेंगे। अब देखो, हमारा मान लो कि इंडिया में क्या बहुत सारे स्टेट्स हैं, बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं, ठीक है। तो हम इसके अंदर किस चीज़ को इंक्लूड करेंगे? हम अपने स्टेट्स के सारे एरिया को इंक्लूड करेंगे, यूनियन टेरिटरीज़ के एरिया को इंक्लूड करेंगे, और फर्दर जो हम फ्यूचर के अंदर जिस भी हम स्टेट को एक्वायर करेंगे हम उसके एरिया को इंक्लूड करेंगे। तो इन तीनों चीज़ों का जो एरिया है वो मिलके क्या बनाता है? इंडिया की टेरिटरी बनाता है। अब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर हमारे प्रोवाइडेड है नेम्स ऑफ द स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज़। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 के अंदर। आर्टिकल 2 बात करता है कि हमारे पास पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कोई भी नई स्टेट को एडमिट कर सकते हैं हमारे इंडिया के अंदर, या फिर हमारी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं हमारे इंडिया के अंदर उनको इस्टेब्लिश कर सकते हैं। मान लो कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होगा? जैसे कि हमारा कोई स्टेट है हमारे पास, ठीक है, वो स्टेट की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो क्यों ना हम उस स्टेट को डिवाइड कर दे दो पार्ट्स के अंदर, तो एक नया स्टेट एमर्ज होकर आया ना यहाँ पर, तो उस नई स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट कर सकता है। इस तरीके से आर्टिकल 2 बात करता है। आर्टिकल 3 बात करता है कि पार्लियामेंट के पास पावर है रीऑर्गेनाइजेशन की। रीऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट का मतलब क्या होता है कि मान लो जो हमारा स्टेट है, या तो हम उसकी बाउंड्रीज़ को चेंज कर दें, उसकी बाउंड्रीज़ को बढ़ा दें, उसकी बाउंड्रीज़ को कम कर दें, या फिर उसकी बाउंड्रीज़ को ही चेंज कर दें हम, ठीक है, या फिर हम उस स्टेट के नाम को चेंज कर दें, तो ये होता है। तो ये सब होता है हमारा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। अब इसके अंदर एक चीज़ और मेंशन है कि मान लो कि अगर हम यहाँ पर नया स्टेट बना सकते, कैसे बना सकते? मान लो किसी हम स्टेट को डिवाइड कर दे, दो स्टेट में डिवाइड हो जाए कोई भी स्टेट, तो वो होगा, तो वहाँ पर क्या बना? वहाँ पर एक नया स्टेट बना। या फिर मान लो कि हम दो या दो से ज़्यादा स्टेट को ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या होता है? या फिर हम किसी भी स्टेट को, फिर किसी भी टेरिटरी को किसी एक स्टेट के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो भी मेरा क्या होगा? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट। अब जब भी पार्लियामेंट लॉ बनाएगा इन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के रिगार्डिंग, तो वो मेरे प्रेसिडेंट से पहले बार कंफर्म करेगा, ठीक है। और उसके बाद या फिर हमारा जो पार्लियामेंट है वो हमारा जिस स्टेट के रिगार्डिंग वो चेंजमेंट लेके आ रहा है उसकी स्टेट लेजिस्लेचर से बात करेगा। लेकिन देखो, वहाँ पर जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका सिर्फ हम यहाँ पर ओपिनियन मांगेंगे, बट लेकिन जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो किसका होगा? वो मेरा पार्लियामेंट का ही होगा। आर्टिकल 4 सिंपल ये बात करता है कि जो भी हम स्टेट के अंदर चेंजमेंट लेके आ रहे हैं ये हमारा कोई अमेंडमेंट नहीं है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 के अंदर। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिर्फ हमारा अमेंडमेंट के बारे में बता रखा है, तो हम बोल रहे हैं कि उसके रिगार्डिंग यहाँ पर कोई भी अमेंडमेंट नहीं है। अब नेक्स्ट आता है आर्टिकल 5। देखो, आर्टिकल 5 ना बात करता है सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। ये बात करता है, सबसे पहले ये देखो कि आर्टिकल 5 बात करता है उन पर्सन की सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग जो पर्सन, जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, जब हमारा संविधान आया, उस टाइम पर कौन कौन पर्सन थे जो कि हमारे इंडिया की सिटीज़नशिप के एलिजिबल थे। कौन कौन थे? सबसे पहला इंसान वो जिसके पास डोमिसाइल था। सेकंड है जो कि 3 कंडीशन को फुलफ़िल करता है। अब 3 कंडीशन कौन कौन सी है? 3 कंडीशन है हमारी। सबसे पहले, या तो वो वहाँ पर बोर्न हो हमारे इंडिया के अंदर, या फिर उसके पेरेंट्स इंडिया के अंदर बोर्न हुए। तीसरी कंडीशन, या फिर वो पहले 5 साल में इंडिया के अंदर ही रहता हो। तो अगर हमारी ये दोनों कंडीशन फुलफ़िल हो जाती, एक तो डोमिसाइल वाली और ये 3 कंडीशंस वाली, तो उसको सिटीज़नशिप मिल जाती अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 5 के अंदर। लेकिन याद रखना, आर्टिकल 5 सिर्फ बात करता है उन पर्सन की सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग जो उस टाइम पर एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर प्रेजेंट थे। अब नेक्स्ट आता है मेरा आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 बात करता है कि 19 जुलाई 1948 उस तारीख से अगर पहले जो इंसान हमारे इंडिया के अंदर आ गया है उस इंसान को कुछ कंडीशंस फॉलो करनी होगी। सबसे पहले जो आर्टिकल 5 की कंडीशन है वो उसको फॉलो करनी होगी। अब जो इंसान 19 जुलाई 1948 के बाद आए हैं उन इंसान की सिटीज़नशिप हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? कि उन लोगों को एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी, और जो एप्लीकेशन डालेंगे सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग, और उसके बाद एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद उनको कम से कम 6 महीने तो हमारे इंडिया के अंदर स्टे करना पड़ेगा, वो और कहीं नहीं जाएंगे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट यही है कि जो इंसान 19 जुलाई 1948 से पहले जो इंडिया के अंदर आ रहे हैं आर्टिकल 5 की कंडीशन फुलफ़िल कर दो, और जो 19 जुलाई 1948 के जो बाद आ रहे हैं वो
उन सबको एप्लीकेशन डालनी है और 6 महीने की रिक्वायरमेंट है कि उनको 6 महीने हमारे इंडिया के अंदर स्टे करना होगा। अब आर्टिकल 7 बात करता है उन पर्सन्स की जो इंडिया से पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1948 के बाद। तो उन सबको हम यहाँ पर इंडियन सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग उनको कंसिडर नहीं करेंगे, लेकिन एक्सेप्शनल कंडीशन है कि अगर वो आ जाते हैं बाद में तो वो हमारे आर्टिकल जो 6 में कुछ कंडीशंस प्रोवाइड कर रखी हैं उनको फुलफ़िल कर सकता है। आर्टिकल 8 बात करते हैं कि अगर हमारा कोई इंडिया का रहने वाला इंसान है, सिटीज़न है, और वो जिस टाइम पर सिटीज़नशिप की रिगार्डिंग बात हो रही है हमारे इंडिया के अंदर, वो उस टाइम पे कहीं फ़ॉरेन के अंदर था, तो वो वहाँ पर फ़ॉरेन कंट्री के जो एम्बेसीज़ हैं उनको बताएगा कि ऐसे ऐसे है कि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, मेरे पेरेंट्स वहाँ पर बोर्न हुए, फिर मैं वहाँ पर बोर्न हुआ हूँ। तो वो उस कंट्री की एम्बेसीज़ को बताएगा और उस कंट्री की जो एम्बेसीज़ है वो हमारे इंडियन एम्बेसी को बताएंगी। हमारे इंडिया के अंदर एक कंसेप्ट है सिंगल सिटीज़नशिप का। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमारे इंडिया में किसी पर्सन के पास सिटीज़नशिप इंडिया की है तो वो कहीं फ़ॉरेन में जाके उस कंट्री की सिटीज़नशिप नहीं ले सकता। अगर वो ले लेता है तो उसकी इंडिया की जो सिटीज़नशिप है वो उसकी हट जाती है। अब ये बताओ कि सिंगल सिटीज़नशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया था? ये हमने लिया था यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से। हमने क्या था, इसको एक्वायर करा था। इसके बाद आर्टिकल 10 बात करते हैं रिगार्डिंग इंडियन की सिटीज़नशिप की कंटिन्यूएंस की बात करते हैं कि अगर आपने एक बार सिटीज़नशिप ले ली तो आपकी कंटिन्यूएंस में चलेगी, आप सिटीज़न रहोगे जब तक कि पार्लियामेंट को चेंज नहीं लेके आती। आर्टिकल 11 हमारी पार्लियामेंट की पावर्स के बारे में बताता है कि पार्लियामेंट जो है वो कानून बना सकती किन किन मैटर्स के ऊपर। जो 3 मैटर प्रोवाइडेड है, कैसे हम सिटीज़नशिप को एक्वायर करेंगे, कैसे हम किसी भी सिटीज़नशिप को हम एंड कर देंगे, या फिर कोई अदर मैटर जो सिटीज़नशिप के रिगार्डिंग हो। सो आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 11 तक इतना ही था।